नमस्कार, मैं हूं कुमार साहिल और आप देख रहे हैं एएनबीसी। दरअसल बिहार में चुनाव पे चर्चा, चाय पे चर्चा सब कुछ जारी है और हम पहुंच गए हैं पटना। पटना से तय होती है चीज़ें कि कहाँ क्या कुछ होएगा, क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी। आप प्रोफेसर भी हैं, पेशे से अध्यापक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और आप एमएलसी भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबीसी पे। मैं इसके अलावा मेरी बातचीत विस्तार से रामबली सिंह जी से होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो फ्रेम में बैठे हैं वो आरजेडी के स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं प्रशांत मंडल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबीसी का। सर, चुनाव चल रहे हैं, तमाम लोगों से मैं मिल रहा हूँ। सवाल ये है कि नीतीश जी 15 साल शासन किए हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी बीच में भी उन्होंने वर्चुअल में उन्होंने ये कहा, वर्चुअल मीटिंग में, कि जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। नीतीश के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है बिहार के पास में। तेजस्वी जी जहां घूमना है घूम लें, जो पार्टी के लोग को घूमना है जहां घूम लें, सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। क्या कहते हैं रामबली सिंह जी? ये तो नीतीश कुमार जी का दावा बिल्कुल खोखला है। पहले आप बात देखें कि नीतीश कुमार जी और एनडीए दोनों जहां बात करते हैं वहां तुलना करते हैं पिछले लालू जी की 15 साल की। लालू राबड़ी जी दोनों मिला करके 15 साल बनाम 15 साल। वस्तुतः यह सच्चाई नहीं है। 15 साल का शासन का तुलना उस एक 5 साल में उन्होंने किया तो वह ठीक था कि 5 साल सत्ता में आए थे, लेकिन 5 साल के बाद फिर 5 साल आए, फिर 5 साल आए। ये 15 वर्षों तक लगातार है। 15 वर्षों में इनको मूल्यांकन जनता कर रही है कि किस पैमाना पर ही खरे उतर रहे हैं। अब जैसे शिक्षा की बात कर लिया जाए, सबसे अहम मुद्दे होते हैं किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट का, शिक्षा बड़ा माध्यम होता है। शिक्षा पर आप देखें कि लालू प्रसाद यादव जी के बारे में जितनी जिसको कहना है कह ले, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के ही राज में करीब करीब 4-4.5 लाख शिक्षक बहाल हुए थे। वो हुए थे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, यानी खुला कंपटीशन हुआ था। और खुला कंपटीशन में जो शिक्षक बहाल होकर के आए थे प्राइमरी एजुकेशन में, आज भी वही शिक्षक आज बिहार में प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का लाज रखे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या किया? नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में एक बार प्राइमरी शिक्षकों की बहाली हुई। वह बहाली हुई नियोजित शिक्षक के नाम से। इनके सलाहकार थे मदन मोहन झा जी, आईएएस थे, उनके मित्र मंडली में थे। लेकिन उसमें नियोजित शिक्षक में क्या हुआ कि उसका नियोजन इकाई था जिला परिषद, उसका नियोजन इकाई था पंचायत, उसका नियोजन इकाई था प्रखंड प्रमुख। तो नियोजित शिक्षक को उन्होंने एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया, उनका रेगुलर सर्विस कोड नहीं था। और नतीजा क्या हुआ कि 1 में 3, मैंने एक शिक्षक बहाल करने में जितना पैसा सरकार को उस समय देनी पड़ रही थी, उसमें 3 शिक्षक आज आ रहे थे। लेकिन शिक्षा इतना अहम सवाल है, ये नीतीश कुमार जी ने आज तक भी इसकी गंभीरता को नहीं समझा। नतीजा क्या हुआ कि लगभग लाखों से ऊपर शिक्षक फर्जी अंक पत्र के ऊपर बहाल हो गए। अब फर्जी अंक पत्र के बहाल होने से क्या परिणाम निकला कि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि पहले नौकरी मिल जाए और बाद में प्रमाण पत्रों की जांच हो। तो नौकरी में तो यहाँ शिक्षक आ गए और उनका जब गुणवत्ता प्रभावित होने लगा, गुणवत्ता के नाम पर किन्हीं को जोड़ घटाव साधारण नहीं आ रहा था, किन्हीं को संडे और मंडे नहीं लिखने आ रहा था, किन्हीं को महीने के नाम नहीं लिखने आ रहे थे शिक्षक को। तो आप समझ सकते हैं कि नई पीढ़ियाँ कहाँ जाएगी। तब जा कर के किसी लोगों ने PIL किया। अब PIL करने का नतीजा क्या हुआ? PIL करने का नतीजा ये हुआ कि अब हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है विजिलेंस का। विजिलेंस जांच चल रहे हैं उन शिक्षकों पर, लेकिन विजिलेंस जांच भले कर ले, लेकिन विजिलेंस भी हाथ खड़ा कर लिया है, हाई कोर्ट हाथ खड़ा कर लिया कि वो जो शिक्षकों का प्रोफाइल था वो सारे प्रोफाइल लोगों ने गायब कर दिया। अब गायब कर दिया तो फिर मिलेगा ही नहीं, तो जाँच क्या होगी? तो ये हुआ शिक्षकों का हाल। तो नतीजा क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी के राज में बिल्डिंग बन गए स्कूल का, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, लेकिन शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक है उनकी गुणवत्ता नहीं है। तो अब पढ़ाई इतना प्रभावित हो रहा है कि मैं भी उसी विद्यालय, सरकारी विद्यालय से आया और बोरा लेकर के जाता था स्कूल में पढ़ने। प्रशांत मंडल जी की तरह मैं नहीं पढ़ता था जी। मैं एक साधारण स्कूल में, सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके और साइंस कॉलेज में पढ़ने आया। आज ये भी मैं गर्व से कहता हूँ कि साइंस कॉलेज में जिस दिन एडमिशन मेरा हुआ था, उस दिन जितनी खुशी हुई थी उतना खुशी आज तक मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। और नतीजा हुआ कि हम साइंस कॉलेज में आज पढ़ा भी रहे हैं। ये उस समय का सम्मान था जो आप बता रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था थी जी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी सरकारी विद्यालय में
कोई व्यक्ति कोई बच्चा पढ़ करके वो साइंस कॉलेज में नहीं आ सकता है। वो तब इससे प्रभावित होने वाले कौन लोग हैं? वही वंचित तबका के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जो सरकारी विद्यालयों पर आश्रित हैं। आज तो संपन्न घराने के लोग जो हैं आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में कोचिंग में पढ़ा कर कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन जिनकी तनख्वाह जिनकी आमदनी कम है वो सबसे बड़ा प्रभावित हो रहा है। और जिसके कारण नीतीश कुमार जी की सरकार बनी हुई है, जिस अति पिछड़ा का इन्होंने घड़ियाली आंसू बहा करके झूठी खोखली नारा दे करके आज तक 15 वर्षों से शासन में है, उस अति पिछड़ों के साथ इन्होंने भद्दा मजाक किया है। नहीं, मैं बीच में रोकूंगा सर। नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि अति पिछड़ा के नाम पर जो उभार लाना था वो सिर्फ नीतीश कुमार के कारण संभव हुआ है, और रामबली सिंह जी अभी भी नहीं मानते हैं। ऐसा क्या बात है भाई? इसमें आपको स्पष्ट बता दूं कि नीतीश कुमार जी के पहले जैसे बिहार में और भारत में 2 सरकारें चल रही थी जी। एक प्रोविंशियल सरकार है, दूसरा यूनियन गवर्नमेंट होता है जी। लेकिन एक तीसरी सरकार की कल्पना राजीव गांधी जी के टाइम में हुई। वो पंचायती राज सरकार थी। पंचायती राज सरकार का पहला चुनाव 2001 में बिहार में हुआ जी। उस बिहार में चुनाव के पूर्व क्या हुआ कि मामला आरक्षण पर अटक गया। उसमें बहुत सारे वित्तीय और संवैधानिक अधिकार उस पंचायती राज व्यवस्था को दी गई थी। उसके अंतर्गत जब चुनाव यहाँ हुए तो हाई कोर्ट में मामला फंस गया, और हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया उस जजमेंट को हमारे उस समय की तत्कालीन सरकार लालू जी की थी, राबड़ी जी की थी, उन्होंने उस जजमेंट को नहीं माना। और नतीजा हुआ कि उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर के तहत आरक्षण का अपनी व्यवस्था हो, इसके तहत वो जजमेंट क्या था, थोड़ा सा बताएंगे? जजमेंट ये था कि लास्ट चुनाव हुए थे 1980 में, जब कर्पूरी ठाकुर उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार और झारखंड जब एक था तब पंचायत का अंतिम चुनाव हुआ था, और उसके बाद 23 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं हुआ। उस समय 11,324 कुछ 25 पंचायत हुआ करते थे। उसका रिजल्ट क्या था कि उस समय सरपंच और मुखिया के पदों पर 5,000 से अधिक कुशवाहा, कुर्मी और जादव जाति के लोग थे। ये हाईकोर्ट का जजमेंट में, इसलिए इनको अब आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, इनको आरक्षण से वंचित किया जाए। अब झारखंड और बिहार अलग हो गया तो 8,000 समथिंग पंचायत यहाँ है, 8,400 कुछ पंचायत बिहार के अंदर बच गया, 3,000 पंचायत चला गया झारखंड में। तो यह जजमेंट आया तो लालू जी अपील में SLP में चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला संविधान पीठ में आ गया, अटक गया, और संविधान पीठ में होने के बाद लालू जी ने के राज में चुनाव हुआ। 2001 में प्रथम चुनाव हुआ पंचायत का। अब प्रथम चुनाव में यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भी एकल पदों पर आरक्षण नहीं मिले। 23 वर्षों तक मुखिया सरपंच का तो चुनाव हुआ ही नहीं था। 23 वर्षों के बाद जब प्रथम चुनाव हुआ तो उसमें सरपंच और मुखिया के पदों पर, एकल पदों पर भी आरक्षण नहीं मिला। इससे बुरा प्रभावित हुआ। और नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने एक बड़ा काम, अगर आज तक भी कहा जाए उन्होंने राजनीतिक काम किया, तो उस SLP को वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, और जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको लागू कर दिया, क्योंकि उससे बंधे हुए थे, उसे बियॉन्ड जा नहीं सकते थे। उसी के तहत क्या किया, इन्होंने आरक्षण दिया 20% अति पिछड़े वर्ग का और 17% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। टोटल मिलाकर के आरक्षण हो गया 37%। आज भी आप जानते हैं कि आरक्षण की अधिकतम सीमा है 50%। तो 50% में से अभी भी 13% आरक्षण जो है नीतीश कुमार अपने पॉकेट में 14.5 वर्षों से लेकर घूम रहे हैं। लेकिन अगर आरक्षण के पक्षधर होते, अति पिछड़ों के पक्षधर होते, तब 13% आरक्षण भी उसको दे दिए होते, इसलिए कि इनके पास लिमिटेशंस था, सीमाएं थी। बीच में रुकूंगा मैं। आप समझिए कि बहुत महीन बात बता रहे हैं MLC रामबली सिंह जी, कि ये जो कह रहे हैं कि हमने प्रतिनिधित्व दिया, हमने नुमाइंदगी दी, ये नुमाइंदगी दरअसल जो दिख रहा था वो नुमाइंदगी नहीं थी, नुमाइंदगी के नाम पे पैकेजिंग थी। जी, ये तो हाई कोर्ट के निर्णय के उन्होंने पालन किया, इसमें इनका अपना कोई श्रेय नहीं था। तो अब और दूसरे तरफ मैं ये आरोप लगाता हूँ, पब्लिक डोमेन में हमारी पार्टी ने नहीं ले गई इस बात को, और अति पिछड़े के वर्ग के लोग ये नहीं समझे, इसलिए नहीं समझे कि अभी तक बिहार में अति पिछड़ा के नाम पर सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो था उसमें तो सिलेक्टेड लोग जाते थे, विद्यार्थी या नौजवान बेरोजगार होते थे वही जाते थे, आम लोग ये जानता नहीं था कि अति पिछड़ा क्या है। और ये जब पंचायत में आरक्षण की बात आई 2005 में, तो ये बिहार के सारे लोगों ने, यहाँ तक कि मुखिया के चुनाव लड़ना है, वार्ड का चुनाव लड़ना है, जिला परिषद का लड़ना है, पंचायत समिति का लड़ना है, तो वार्ड अति पिछड़ा का हो गया। अति पिछड़ा का होला हो
अति पिछड़ा में कौन कौन जात आवेला हो, ये सब चर्चा होने लगी। तो 2005 में ये अति पिछड़ा का बड़े पैमाने पर चर्चा हुई, उसका श्रेय चला गया नीतीश कुमार जी को। और नीतीश कुमार ने बाखूबी आज तक उसका श्रेय लेने में कामयाब रहे हैं कि हमने चुनाव कराया, चुनाव में आरक्षण दिया, और तब बिहार के अति पिछड़े लोगों ने भी समझा कि कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर अति पिछड़ों का कोई मसीहा है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। ये इनका टर्निंग पॉइंट था, लालू यादव को थोड़ा सा अनपॉपुलर होने में और नीतीश कुमार को पॉपुलर होने का। आप लोगों ने पब्लिक डेमो पे बातचीत नहीं लगा जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये 37% आरक्षण दिए हैं और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% है, तो या तो नीतीश कुमार कहे कि अति पिछड़ों की आबादी 20% है, और नहीं तो इसको भी 33% आरक्षण कम से कम दे दे। इसमें तो संविधान में संशोधन करने की बात नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ये दोनों काम नहीं किया। यह भी नहीं कह सका कि हम 20% ही अति पिछड़ों की आबादी है। ये जब सदन में क्वेश्चन उठाया गया तो अभी सदन के द्वारा सरकार के पंचायती राज मंत्री ने जवाब दिया कि अभी तक हमने लागू किया है मात्र 17% आरक्षण, 17.2%। 20% आरक्षण दिया, एक्सक्यूशन हुआ, लागू हुआ 17%। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ और लागू करके श्रेय ले लिया इन्होंने। यह भी यहाँ और पूरा आरक्षण दिया भी नहीं इन्होंने। इस तरह से नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जितना बरगलाया, वो इस बात की हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों के बीच में ले नहीं गया। अगर लोगों के बीच में ले गया होता आज परिणाम ये नहीं होते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मौजूदा 2020 की हम बात कर रहे हैं, जिस चुनाव के दहलीज पर हम लोग चुनाव में समर में कूद चुके हैं, तो आज नीतीश कुमार जी ने जो अपना अति पिछड़ों, जिसकी बेस ही बुनियाद ही अति पिछड़ों की ताकत पर टिकी हुई है, उनके साथ जो पार्टी का फाउंडेशन हुआ था, तो अति पिछड़ा प्लस कोयरी कुर्मी था। तो कोयरी निकल गया उनसे करीब करीब, और कुर्मी बचा हुआ है। तो कुर्मी की आबादी मुश्किल से बामुश्किल 1.5% है आबादी बिहार में, और ये अति पिछड़ों की आबादी 40 से 45% है। तो 40% वोट का उनके साथ आज मोटे तौर पर इंटैक्ट था, इसका उन्होंने स्वांग भरते हैं। और तब भी उसके साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि आज उन्होंने 18 टिकट मात्र दिया है अति पिछड़ों की। उससे ज़्यादा 24-25 टिकट हमारा राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है इस बार। पिछले बार कम दिया था, लेकिन हमारे नए नेता जो हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्होंने इसकी भरपाई की है और इस चीज़ों को समझा है, सोशल इंजीनियरिंग किया है, और A to Z की पार्टी बनाने के क्रम में अति पिछड़ों वर्ग के साथ में 6 गुना टिकट बढ़ाया है। इसका संदेश अभी 1-2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के लोगों को मालूम होगा, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। हम जब आ रहे थे आपके यहाँ तो जगदेव पथ होते हुए आए, जगदेव बाबू की प्रतिमा लगी हुई थी, जगदेव प्रसाद जी की। उनका एक बड़ा मशहूर लोकोक्ति है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिहार में भागीदारी हिस्सेदारी कितना बचा हुआ है, जो न्याय होना चाहिए, जो पटल पे आना चाहिए, कितना बाकी बचा हुआ प्रोफेसर रामबली जी के मुताबिक? देखिए, इसमें सबसे बड़ा वर्ग, अब 2 वर्ग आपकी मैंने कहा, 2 वर्ग की आबादी लगभग 50% है, दलित और अति पिछड़ा। अब सवर्ण जो थे, जिनकी जितनी आबादी है उतनी आबादी में 1952 से जब चुनाव देखिएगा तो आज तक वो लोग लेते आ रहे हैं, बल्कि दूसरे का भी हक मारते आए थे। 1952 का जब सामाजिक बनावट देखिएगा विधानसभा का या लोकसभा का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजपूत, ब्राह्मण, यहाँ तक कि कैस्ट भी पहले जीतते थे बड़ी संख्या में। तो वो लोग अपने आबादी से ज़्यादा संख्या में जब जीतते थे तो जरूर किसी न किसी का हक मारते थे। तो हक किसका मारते थे ये देखना पड़ेगा। वो हक मारते थे दलित का नहीं, इसलिए कि दलित का तो अंबेडकर साहब ने आरक्षण की व्यवस्था कर दिया, जिसकी जितनी आबादी है उतना आरक्षण है। तो अब वो चीज़ नहीं है। तो दूसरा जो सबसे वर्ग उपेक्षित वर्ग था वो था अति पिछड़ा, जिसकी तबका 40-45% है। आज दोनों मिला करके 50% से अधिक हो जाता है। फिर आता है तीसरा फैक्टर आता है अल्पसंख्यक और ओबीसी मतलब डोमिनेंट पिछड़ा वर्ग जो है, जिसको BC2 यहाँ कहते हैं पिछड़ा वर्ग। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में लागू किया था मुंगेरलाल कमीशन में, तो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण किया था। और वही फार्मूला के बाद अब केंद्र में भी चल रही है। मंडल आयोग में फार्मूला नहीं लागू है, लेकिन अब वहाँ भी एक कमीशन बैठाया गया है, रोहिणी कमीशन, वो जानते होंगे। तो रोहिणी कमीशन में बाइफर्केशन पर ही बातें चल रही, उससे भी हम लोग मिलने गए थे, उस कमीशन से भी मुलाकात हम लोगों ने किया था। तो यह नीतीश कुमार पर हम आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने जो अति पिछड़ा को स्वांग भर करके कहा कि मैं अति पिछड़ों का मसीहा हूँ, और आज तक
1.5% के आदमी मुख्यमंत्री का 1 नंबर के कुर्सी पर आसीन है। अगर ये अति पिछड़ों के हिमायती होते तो इन्होंने डंके की चोट पर कह देना चाहिए था कि अगला मुख्यमंत्री हमारा अति पिछड़ा का बेटा होगा। ये कौन बनेगा नहीं बनेगा वो मैं नहीं कहता, आप जनता दल यू कहें किसी अति पिछड़ा के बेटा को अगर बैठा दिए होते आप, तब मैं आपको मानता कि आप न्यायप्रिय हैं, लेकिन नीतीश कुमार न्यायप्रिय नहीं है। अब चूंकि चुनाव चल रहे हैं सर, तो इसमें अब थोड़ा सा सवालों की गर्मी पे आएंगे। महागठबंधन में सब ठीक ठाक है? महागठबंधन नाम तो थे कि पहले उपेंद्र कुशवाहा जी थे, पहले मुकेश सहनी जी थे, पहले मांझी जी थे, लेकिन महागठबंधन एज सच उस तरह के नहीं था, विचारों का गठबंधन नहीं था। अब जो है असली शेप लेना शुरू हो गया है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी सीट के लेकर के थे, मुकेश सहनी जी आज इधर है कल उधर है, सीट इधर बेसी मिल गया तो उधर चले गए, इधर कम मिल गया तो इधर छोड़ दिए। इसका मतलब विचारों का गठबंधन नहीं था। लेकिन अब जो गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें कांग्रेस पार्टी है, वामपंथी पार्टियां हैं, सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई। चूक कहाँ हो गई? तेजस्वी यादव जिसे आपके नेतृत्व से आला कमान से कहाँ चूक हो गई? कहाँ फंस गए आप लोग? पहचाने नहीं लोगों को? ये चूक बहुत नहीं मानता हूँ, और थोड़ी देर के लिए इसको चूक भी कहा जा सकता है कि पिछली बार जो गठबंधन हुआ था उससे इन्होंने सबक लिया। और उसका एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर बिहार में एक छोटा चुनाव हुए थे जिसको उपचुनाव कहते हैं, बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। 4 में से 3 सीटें अकेले राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा की जीती थी, अकेले अपने दम पर। उस समय न उपेंद्र कुशवाहा जी का महागठबंधन था, और न मांझी जी थे और न मुकेश कुशवाहा सहनी जी थे। तो वह जो प्रयोग था, सबसे पहला लेटेस्ट प्रयोग था, यह दिमाग में बिहार के लोगों के लिए और हमारे नेता के लिए भी काफ़ी था कि अब हमारा जनता क्या चाहती है। जनता इस तरह गठबंधन नहीं चाहती है, कहीं का रोड़ा कहीं का कुंबे मिला करके चलने से बात नहीं बनती है, बल्कि उनके सवालों पर हमको अपने भानुमति का किला जोड़ा उससे बात नहीं बनती है। इसलिए नेता के समझ में आई। और अब जो गठबंधन है, मेरा मानना है कि बिल्कुल सही शेप में है। वामपंथी के विचारधारा की राजनीति आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहे हैं। सीपीआई एमएल यहाँ एक मजबूत पार्टी है, जितने लोग हटे हैं उससे ज़्यादा ताकतवर सीपीआई एमएल यहाँ का बिहार का है। इसलिए अब जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, राजद का और इनका, वो एक सचमुच शेप में आया है जो हमारा विचारधारा है सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस का, उसके अंतर्गत है। इसलिए अभी सही गठबंधन हम मानते हैं। चूँकि बहुत सारी बात राजनीति की हो गई, पटना से बहुत दिन से रामबली सिंह जुड़े हुए हैं, और आपने अभी जिक्र भी किया कि पटना साइंस कॉलेज में जब मुझे एडमिशन दाखिला मिला था तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी बनिस्पत की बहुत सारे जो आपके जीवन में सफलता रहे। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा रोचक चीज़ रहे जो समाजवाद की तरफ, कर्पूरी जी की तरफ रामबली सिंह को मोड़ दिया कि नहीं नहीं शिक्षक तो है ही हैं, पढ़ाते तो हैं ही बच्चों को, चलो इस दिशा में भी काम करना? कोई वैसा किस्सा रहा, कोई वाकया रहा आपके जीवन में, कभी भी साझा करेंगे? कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से हम लोग प्रेरित हैं जी। हमारे आदर्श अगर राजनीति में कहेंगे तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बात तो नहीं कहता। अम्बेडकर जी को सिर्फ पढ़ा है, या महात्मा फुले वगैरह, लोहिया वगैरह को मैंने पढ़ा है, उनको मैंने नज़दीक से देखा नहीं, ना उनके साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को मैंने नज़दीक से देखा भी है, उनके साथ कुछ काम करने का मौका भी मिला है। और उनके हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी आया करते थे उन दिनों जब कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक क्लाइमेक्स पर था। 40 से वर्षों तक, लगभग 4 से 5 दशक तक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार की राजनीति को प्रभावित किया है। तब कर्पूरी ठाकुर हमारे आदर्श हैं। उनका एक मैं कहानी बताता हूँ जी। ऐसे उनके अनवरत जी किस्से हैं, कहानियाँ हैं, और सैकड़ों किस्से कहानियाँ हैं उनके। लेकिन 1-2 कहानी पे मैं बताता हूँ उनके, कि एक समय था जब उनकी पत्नी बीमार हो गई थी और मुख्यमंत्री थे। अच्छा। और पत्नी बीमार थी तो उन्होंने कहा कि तुम सरकारी हॉस्पिटल जो यहाँ पर है, गार्डिंग रोड में है, हार्डिंग रोड में, गार्डनर रोड में, वहाँ पर आप चले जाओ। तो वो जाने लगी, मुख्यमंत्री जी के जो मिलता है कार, उस कार पर एम्बेसडर पर बैठ के जाने लगे, उनके लोग ले जाने लगे। तो उन्होंने उतरवा दिया, कहा कि ये एम्बेसडर कार मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए नहीं है, ये तुम रिक्शा लो, पैसा लो, रिक्शा लेकर के तुम चले जाओ। और वहाँ पर रिक्शा से गई मुख्यमंत्री की पत्नी, और जा करके वहाँ पर दिखा करके डॉक्टर से दवा लेकर के आई। दूसरी एक घटना मैं बताता हूँ, उन दिनों जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका ग्राम है समस्तीपुर जिला में पितौंजिया, जिसको आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं। पितौंजिया ग्राम में वो सामंतों की गांव है, वहाँ पर बाबू साहब यानी राजपूत बिरादरी के लोग काफ़ी संख्या में उस गांव में रहते हैं। तो जो कर्पूरी ठाकुर की जाति थी, नई जाति से बिलोंग करते थे,
और वो पवनिया जाति कहलाता है आज भी। तो उनकी संख्या ये गांव में 2-4-5 लोगों से ज़्यादा नहीं होती, 2-4 घर से ज़्यादा नहीं होती थी। और उनका काम था कि गांव के बाकी लोगों के यहाँ अस्तूरा का काम करना, मैंने दाढ़ी बनाना, बाल काटना, ये सब, नाखून काटना औरतों को और मर्दों को बाल काटना और दाढ़ी बनाना, ये काम था उनका। उनके पिताजी भी जो थे गोकुल ठाकुर जी, स्वर्गीय गोकुल ठाकुर जी, ये काम प्राथमिक करते थे। अब जब उनके पिताजी बुजुर्ग हो गए और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए, तब खुनुस थी उन लोगों को, जलन थी मुख्यमंत्री बनने से गांव के सामंतों को। तब उन्होंने क्या किया, एक बहाना चुना कि आज गोकुल ठाकुरवा दाढ़ी बनाने, हम लोग को हजामत बनाने नहीं आया है, इसलिए इसको आज पकड़ के पीट दिया जाए। और गोकुल ठाकुर जी को बजाबता उन लोगों ने, गांव के लोगों ने, 10 मनचले युवक थे, उनको खूब पिटाई कर दिया। पिटाई करने के बाद उनकी खबर कर्पूरी ठाकुर तक पहुँचती है। जब वो सीएम थे, जब सीएम थे जी, कर्पूरी ठाकुर जी ने उस पर गंभीर नहीं हुए और खाली कलेक्टर को कहा कि मेरे पिताजी को आप वहाँ से मंगवा लीजिए, मंगवा करके मेरे यहाँ पहुँचा दिए। और एक एम्बेसडर कार लेकर के, सिर्फ ड्राइवर को लेकर के, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई तामझाम नहीं, या कलेक्टर एसपी को किसी को उन्होंने फ़ोन नहीं किया और सीधे पितौंजिया गांव में पहुंच गए। अच्छा। गांव में भी उनका जहां दरवाजा घर है वहां तक गाड़ी जाती नहीं थी, वहां गाड़ी कुछ देर पहले ही रुक गई और वहां से पैदल अकेले घर में गए। और घर में जा करके उन्होंने क्या किया कि पिताजी वाला जो रखा हुआ था अस्तूरा और कैंची और ये सब बाल बनाने वाला सामान, उसको बक्सा को उठाया और उठा करके वहाँ चले गए। उसके यहाँ जिस युवक पर आरोप लगा था कि इनको पिटाई किया है जी, इसलिए गए। गांव में तत्काल माहौल क्या था कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो काफ़ी दहशत में जी रहे थे। वो लगा कि मुख्यमंत्री के बाप को ही लोगों ने पिटाई कर दिया है, अब तो कर्पूरिया सबको बनवा देगा, जेल भिजवा देगा, पिटवा देगा। मुख्यमंत्री का यथा पावर होता है, तथा पावर से सब भयभीत थे लोग, गाँव के ग्रामीण लोग। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने वो भय करने का बजाय उन्होंने अस्तूरा उठाया, बक्सा उठाया और जा करके उनके यहाँ कहा कि किनको हजामत बनानी है लाइए, मैं बना देता हूँ। मेरे पिताजी अब बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, उनसे नहीं बन पा रहा है, मैं बना देता हूँ। अब वहाँ के जितने सामंती और राजपूत लोग थे उनके पैरों पर गिर गए और एक गजब तरह का परिवर्तन हुआ उस गाँव में कि देखिए, उसी पर मैं एक कहावत कह रहा हूँ कबीर की कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। अरे कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो गोली चलवा सकते थे, लाठी चलवा सकते थे, गिरफ्तारी करवा सकते थे, लेकिन किसी तरह का बल प्रयोग उन्होंने नहीं किया और अपनी नम्रता से, अपने व्यवहार से वो कर लिया। तो वो राजनीतिक आदर्श कर्पूरी ठाकुर नहीं तो क्यों हो सकते हैं। ये बातें तो मैंने भी सुनी थी कि गोकुल ठाकुर जो हैं उनके साथ ये अभद्रता हुई थी, मारपीट का आरोप लगे थे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जिनने गांधी को नहीं देखा है, जिन्होंने बुद्ध को नहीं जिया है, डॉक्टर लोहिया के साथ भी नहीं रहे, उसको समझने के लिए कर्पूरी मॉडल बिहार नहीं पूरे देश को गांधीगिरी, गांधी का जो रिटर्न बैक ऑफ गांधी है, वो गांधी आपको मिलेगा कर्पूरी के सिद्धांतों में, कर्पूरी के न्याय में, कि वो व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं बनाऊंगा दाढ़ी। तो ये एक बेहतरीन बात है जो हम एएनबीसी के दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती वक्त निकाला। हम चाहेंगे अगली बार भी बातचीत करें तो राजनीति से इतर ऐसे जो मुद्दे हैं जो देश समाज को किसी सिद्धांत से जोड़ते हैं, जो नैतिक उत्थान की ओर हमको लेके जाता है, उस पर बात हो, क्योंकि समाज जो है और जो पीढ़ियां हैं वो पॉलिटिक्स से कहीं आगे जाने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती वक्त दिया आपने। तो हम लगातार इस तरह के पॉलिटिकल जानकारियां, किससे जो तथ्य हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा और बिहार चुनाव में जो सरगर्मियाँ हैं उसके पीछे का जो विज्ञान है वो भी लेकर के आएंगे। हमारे साथ तमाम लोग साथ में बैठे रहे। हम प्रशांत जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत धैर्य से आपने हमारे साथ जो कैमरा फ्रेम में रहे। हम भी आपसे बातचीत करेंगे, तो हम मिलते रहेंगे एएनबीसी के साथ में। देखते रहिए एएनबीसी।